पिछले विश्लेषण में हमने टैक्स कानूनों के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सीधे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 पर बात करेंगे। सोचिए, ये टैक्स कोड की एक ऐसी डिक्शनरी है जहां अगर आपने एक शब्द का भी गलत मतलब निकाल लिया तो टैक्स देनदारी की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस दस्तावेज को देखिए। सरकार के इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सेक्शन 2 के अंदर 112 से ज्यादा लीगल क्लॉज शामिल हैं। सुनने में थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है ना? एक साथ इतने क्लॉज पढ़ना किसी के लिए भी भारी पड़ सकता है, लेकिन फिक्र मत कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर का मकसद ही यही है कि हम इस कॉम्प्लिकेटेड लीगल भाषा को आपके लिए बिल्कुल सिंपल कर दें और उसे डिकोड करें। तो आज की इस चर्चा को हमने इन हिस्सों में बांटा है। पहला, कानूनी शब्दकोश। दूसरा, करदाता और व्यक्ति। तीसरा, आय और संपत्ति। चौथा, नए युग की संपत्तियां। और आखिर में कर प्रशासन और अधिकारी। तो आइए सबसे पहले हिस्से पर चलते हैं, कानूनी शब्दकोश यानी सेक्शन 2। असल में एक्ट के बाकी हिस्सों को ठीक से समझने के लिए इन डेफिनेशंस को जानना बिल्कुल अनिवार्य है। सेक्शन 2 सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है, ये वो चश्मा है जिससे सरकार हर इंसान, हर कंपनी और हर एक रुपए को देखती है। इन 112 डेफिनेशंस को लगातार पढ़ने के बजाय हम इन्हें एक टैक्स पेयर की लाइफ जर्नी के रूप में कैटेगराइज करके समझेंगे, ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, करदाता और व्यक्ति। आखिर टैक्स देता कौन है? टैक्स कोड का कौन वाला हिस्सा देखते हैं। क्लॉज 11 निर्धारिती यानी असेसी को डिफाइन करता है। सिंपल शब्दों में ये वो एंटिटी है जिस पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई भी टैक्स बकाया है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनका असेसमेंट चल रहा है या फिर जिन्हें लीगली डिफॉल्टर मान लिया गया है। मतलब कानून किसी के बच निकलने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता। और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, टैक्स कानून की नज़र में व्यक्ति या पर्सन का मतलब सिर्फ एक जिंदा इंसान नहीं होता। क्लॉज 77 कहता है कि इसमें एक इंडिविजुअल, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म तो आती ही है, पर साथ ही एक लोकल अथॉरिटी और यहाँ तक कि एक आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन भी शामिल है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक मंदिर की मूर्ति या कोई देवता भी टैक्स के दायरे में आने वाली एंटिटी हो सकती है अगर वो इनकम जनरेट कर रही है। हैरानी की बात है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आय और संपत्ति। यानी टैक्स किस चीज पर लगता है। अब जब हमने समझ लिया कि टैक्स कौन देगा, तो अगला सबसे बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या गांव का हर एक खेत टैक्स फ्री होता है? यानी क्या सभी एग्रीकल्चरल लैंड को कैपिटल एसेट होने से छूट मिली हुई है? देखिए, टैक्स प्लानिंग के मामले में ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। और सच कहूं तो इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। यहाँ क्लॉज 22(3) IB के तहत सरकार का कैलकुलेशन बिल्कुल क्लियर है। कोई जमीन कैपिटल एसेट है या नहीं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि म्यूनिसिपैलिटी से उसकी हवाई दूरी कितनी है और वहाँ की आबादी कितनी है। अगर म्यूनिसिपैलिटी की आबादी 10,000 से ज्यादा है तो 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन कैपिटल एसेट बन जाती है। वहीं अगर आबादी 10 लाख से ऊपर हो तो ये दायरा 8 किलोमीटर तक बढ़ जाता है। जरा सोचिए, महज कुछ किलोमीटर की दूरी आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का रुख बदल सकती है। अब एक आम धारणा ये है कि हमारी पर्सनल यूज की चीजों पर टैक्स नहीं लगता। बात सही भी है, कपड़े या फर्नीचर जैसे पर्सनल इफेक्ट्स पर छूट है। लेकिन क्लॉज 22 में कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्सेप्शंस हैं, जैसे ज्वेलरी, पुरातात्विक संग्रह, पेंटिंग्स और मूर्तियां। इन हाई वैल्यू आइटम्स को साफ तौर पर कैपिटल एसेट माना गया है, तो अगर आप इन्हें बेचते हैं तो टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। कोई एसेट कितने टाइम तक आपके पास है, इसका भी टैक्स पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्लॉज 67 और 101 हमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट्स के बीच का फर्क बताते हैं। जनरली 24 महीने से कम टाइम तक रखी गई प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत जरूरी नियम ये है कि लिस्टेड सिक्योरिटीज और इक्विटी फंड्स के मामले में ये लिमिट सिर्फ 12 महीने की ही होती है। अगला पड़ाव है भाग 4, नए युग की संपत्तियां यानी न्यू एज एसेट्स। देखिए, कानून कभी भी एक जगह रुका नहीं रहता, वो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपडेट करता रहता है। और आज की इस डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, क्या क्रिप्टो पे टैक्स लगता है?
एक वक्त था जब लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन अब इनकम टैक्स एक्ट ने इस मुद्दे पर बिल्कुल शीशे की तरह साफ रुख अपना लिया है। यहाँ एंट्री होती है क्लॉज 111 की, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट की एक एग्जैक्ट कानूनी डेफिनेशन देता है। इसमें क्रिप्टोग्राफी के जरिए जनरेट की गई कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, टोकन और सबसे जरूरी NFTs यानी नॉन फंजिबल टोकन्स शामिल हैं। अगर आसान भाषा में कहूं तो पूरी क्रिप्टो मार्केट और क्रिप्टो एसेट्स को अब फॉर्मली और बहुत ही मजबूती से टैक्स कानून के दायरे में कवर कर लिया गया है। आखिर में आते हैं 5वें हिस्से पर, कर प्रशासन और अधिकारी, यानी सिस्टम कैसे काम करता है। कौन और क्या को समझने के बाद बात आती है कि आखिर इन सब रूल्स को लागू कौन करता है। क्लॉज 12 डिफाइन करता है असेसिंग ऑफिसर को। ये प्राइमरी अथॉरिटीज होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट, डिप्यूटी या जॉइंट कमिश्नर हों, जिन्हें इन लीगल पैरामीटर्स को एनफोर्स करने की पावर दी गई है। बेसिकली टैक्स रिटर्न्स का असेसमेंट यही लोग करते हैं। बिजनेसेस के लिए क्लॉज 17 के तहत एक बड़ा ही मजेदार और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। होता यह है कि कानून एक एक मशीनरी या पेटेंट को अलग अलग कैलकुलेट करने के बजाय उन्हें एक ग्रुप में डाल देता है, जिन पर एक जैसा डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास लगता है। इससे बिजनेसेस को अपनी टैक्स कैलकुलेशंस करने में बहुत आसानी होती है। काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है ना? और बिजनेस से ही जुड़ा एक और बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लॉज 103 में है, जिसे स्लम सेल या एकमुश्त बिक्री कहते हैं। अब मान लीजिए किसी कंपनी को अपना एक पूरा डिवीजन बेचना है, तो हर एक टेबल, कुर्सी या पेटेंट की अलग से कीमत लगाने के बजाय वो एक लमसम अमाउंट में पूरा का पूरा डिवीजन ट्रांसफर कर देते हैं। इसे स्लम सेल कहते हैं और एक्ट में इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक टैक्स रूल्स मौजूद हैं। तो सब कुछ देखने के बाद एक बात तो तय है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 सिर्फ शब्दों का जाल नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम या वर्चुअल डिजिटल एसेट की स्ट्रिक्ट कानूनी डेफिनेशंस सीधे तौर पर आपकी वेल्थ प्लानिंग का फ्यूचर तय करती हैं। 1 किलोमीटर की एक्स्ट्रा दूरी या फिर एक नया टेक्निकल वर्ड पूरी इकोनॉमी के टैक्स स्ट्रक्चर को हिलाकर रख सकता है। तो आखिर में मेरा आपसे यही सवाल है, क्या फ्यूचर में फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगी कि हमने पैसा कितना कमाया, या इस बात पर कि हमने इन कानूनी डेफिनेशंस की बारीकियों को कितनी गहराई से समझा? सोचिएगा जरूर।